DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, मुहिम है। एक सियासी माफिया इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इंतहाई संजीदा मसाइल को भी सियासत की नज़र कर देते हैं। बयानिया बनाया गया कि ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को बेदखल किया जा रहा है। असल में अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों और क्रिमिनल नेक्सस को तोड़ना है। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि ये मकासद पूरे ना हो। करीबन 32,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 ही रजिस्टर्ड हैं। क्या ये काम फौज ने करना है? इस साल 22,400 से ज्यादा ऑपरेशन हुए, लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ 10 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 कन्विक्शंस हुई हैं। लाखों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। इन्हीं गाड़ियों के अंदर दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, ये सब गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। अफगानिस्तान का 6 मुल्कों के साथ बॉर्डर है। बाकी मुल्कों के साथ तो वो पासपोर्ट के साथ जाते हैं। फिर हमारी सरहद पर क्यों तस्करे या शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंदर चले जाएं? रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए तेल की स्मगलिंग से बनाए जाते हैं। 50 से 60% गैर कानूनी सिगरेट बिकते हैं, जिसमें माफिया शामिल है। उनके पास अरबों रुपए की रकम जाती है और ये पैसे को डॉलर में बाहर ले जाते हैं और इसका थोड़ा सा पैसा मीडिया, सोशल मीडिया में भी लगा दिया जाता है ताकि अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ बोलें और बताएं कि ये मुतनाज़ है। मिसिंग पर्सन, अमन मार्च, अपनी फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों, पुलिस के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं। आपका अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है। एहतजाज और लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है? ये डिजिटल दहशतगर्दी है। जिस तरह दहशतगर्द बम पकड़ता है तो डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज़ के जरिए इज़्तिराब फैला के अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। दोनों का हदफ सिर्फ फौज है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। वक्त आ गया है पूरी कौम खड़ी हो जाए। डिजिटल दहशतगर्दी से फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ है, DGISPR कौमी सलामती की राह में रुकावट कौन? हसन निसार साहब, कौमी वहदत की बात करें, कौमी सलामती की बात करें, DGISPR की जानिब से आज करीबन निज़ाम के हर हिस्से पर सवाल किया गया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की जा रही है। कौन रुकावट है इस पूरे मामले में? अच्छा, हमारे टाइम के प्रोग्राम्स में तो वो टाइम का भी ये बड़ी लंबी बात है। देखो, बात सुनो जी। ये पहले तो कौम बताओ कहाँ है? तो माफ करना, मैं बहुत तल्ख बुनियादी बातें करने वाला आदमी हूँ। वेयर इज द नेशन? कौमी कौमी कौमी, केड़ा कौमी? जहां अदालती और इक्तसादी इंसाफ ना हो वहां कौमें नहीं बनती। अमेरिका मेल्टिंग पॉइंट है। अमेरिका इज अ नेशन ऑफ नेशंस। उनका ना को आगा ना पीछा, रलदा ही कुछ नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो उसको गैर कौमी को भी कौमी बना देती हैं, और कुछ हैं जो कौमियों को भी जत्थों धड़ों में तब्दील कर देती हैं। हम एक गली में इकट्ठे लोग नहीं हैं। हम मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से, इक्तसादी हवाले से तो मिडिल क्लास का तो उन्होंने वैसे ही, उसकी तो रीढ़ की हड्डी उसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी ये चबा गए हैं। अच्छा, आप कहते हैं, अच्छा पहले ये टर्म जो इस्तेमाल किया आपने, सियासी माफिया नहीं, यहाँ सब माफियास हैं। और सियासी माफिया नहीं है, सियासी माफियास हैं। और बाकी ये रूहानी, कारोबारी, सियासी, इंतजामी, अखलाकी, ये रहनुमा नहीं है, ये राजन है, ये दिहाड़ीदार है। ये तो है हकीकत। और कौम शाम के भी कौम कहाँ है भाई? पहले तो कौम लाओ, फिर उसमें इत्तेहाद की बात करो, उसमें तवाजुन की बात करो, उसकी तरबियत की, तालीम की। कौम तो थी ना, इत्तेहाद भी था। ये खुद से डिवाइड कर दिया, तकसीम डाल दी है अपनी अपनी छोटी छोटी सी सल्तनत कायम करने के लिए। नहीं, शुरू से नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। प्लीज नहीं नहीं आयशा, प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। हम तो जट, गुज्जर, डाई, कश्मीरी, बट उसमें से नहीं निकल सके। खुदा का वास्ता, तुम्हारे मुहावरे क्या हैं? चौधरी है, कमी है, और तू जानता नहीं मैं कौन है। अच्छा, बंदा पूछे तू की करते हो गए हैं? ठीक है, खुदा का खौफ करें यार। ठीक, कभी नहीं, इसको बनने ही नहीं दिया गया। सही हो, याद रखना। ठीक है जी। हाँ शहजाद साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क में स्मगलिंग, काला धन, सॉफ्ट बॉर्डर, गैर कानूनी कारें, असलहा, दहशतगर्दी, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई। ये कैसे ठीक होनी है? 34 साल की बराह रास्त हुक्मरानी, सालों का हाइब्रिड निज़ाम,
आला तरीन इदारा भी मसाइल हल नहीं कर सका, जहां ताकत और इख्तियार सब कुछ जिसके बारे में बात की जाती है कि वहां पर है, इरादा बांध लिया जाए तो मुमकिन है, हम नाकाम क्यों इस तमाम में? देखिए, इसमें जो चंद चीज़ें मेरे ख्याल में हमें इस सवाल को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और क्योंकि अब तो ये कौमी बका का मसला है, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल में कोई आगे पीछे सियासत इसके ऊपर की नहीं जा सकती, ना अपने जवाबात में। असल में अपने अंदर झांक के बात करने वाली बात है। पहली बात यह है कि क्या कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए। क्या जुर्म और दहशतगर्दी का नेक्सस इस वक्त बन चुका है? क्या उसको जुर्म यानी मुजरिम और दहशतगर्द एक हो चुके हैं, उनके थ्रू मिलके ये काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमारा एक जो जिसे कहते हैं ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाँ, वाकई में ऐसी सिचुएशन है कि दहशतगर्द तो दहशतगर्द, अब वो जो मुजरिम हैं और जो जुर्म के जो मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रोह हैं, वो मिल के उनके साथ एक दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम करने में कामयाब हो चुके हैं। जुर्म और दहशतगर्दी मिल चुकी है। क्या जुर्म और सियासत भी मिल चुके हैं? इसके ऊपर बात बहुत होती है, लेकिन इसको मानने के लिए या अपने खुले दिल के साथ मानने के लिए इस वक्त कोई कहने को तैयार नहीं है ये चीज़, क्योंकि इस वक्त हमने एक पॉलिटिकल और मिलिट्री डिवीजन के अंदर अपने अपने मोर्चों का दिफा करना है, इसलिए हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हकीकी तौर पर जो जिक्र किया गया, चाहे वो स्मगलिंग का जिक्र है, चाहे वो गाड़ियों की स्मगलिंग का जिक्र है, चाहे वो टैक्स को अवॉइड करने का जिक्र है, चाहे वो डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट होने का बगैर इजाज़त के का उससे ताल्लुक है, या सिगरेटों के स्मगलिंग का जिक्र है, ये स्मगलिंग और सियासत का जो नेक्सस है ये बड़ा वाज़ेह और खुल के हमारे सामने आ चुका, ये भी एक हकीकत है। अच्छा, और तीसरी जो चीज़ है वो क्या जुर्म, यानी जुर्म से मीन क्राइम और इंतजामिया, क्या ये भी मिल चुके हैं आपस में? इसके ऊपर भी बहुत सारी बात हो चुकी है और बड़ी हद तक इसके ऊपर सवालात उठते हैं। जो हमारा इमिग्रेशन है, जो हमारा कस्टम का निज़ाम है, जो हमारा लॉ एनफोर्समेंट है, उससे आगे मैं नहीं जाता। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ये सारी की सारी मिलके, तो अगर ये चीज़ें सब हकायक में और हकीकत में तब्दील हो चुकी हैं, तो फिर ये जितनी शिकायतें चाहे आज DGISPR ने की हैं या जो प्रोग्रामों के अंदर बैठ के होती हैं, ये सब की सब जायज़ है। इसका तरीका क्या है कि अगर आप कानून को कानून मानते हैं, आइन को आइन मानते हैं, किसी निज़ाम को निज़ाम के तौर पर चलने रहना देते हैं या चलाने की अहलियत रखते हैं, तो फिर आप अहलियत भी रखें, चलने भी दें और फिर आइन और कानून के मुताबिक उसके ऊपर अमल भी करें। दूसरी बात, मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूं कि कौन सी 21वीं सदी की रियासत है जहां पर ईज ऑफ जो फैसिलिटी सहूलतकारी है कि हाँ, इतने लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि 1892 के अंदर किसी ने कोई एक चीज साइन किया था जिसकी वजह से। क्या हालात बदल चुके हैं? क्या दुनिया बदल चुकी है? जियो पॉलिटिक्स बदल चुकी है? तो अगर ये बदल चुकी है और एक नेशन स्टेट का जो आम तासर है और जो जरूरत है उसकी वो एक मुख्तलिफ है, तो फिर हम किस तरीके से अपने बॉर्डर को एक सॉफ्ट बॉर्डर रख सकते हैं? मेरे ख्याल में तमाम के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर कौम के तौर पे हमें जांच के और समझ के उसके ऊपर चलने की जरूरत है। हो सकता है कि कर सकते हैं, लेकिन करने की नीयत नहीं है और करने की अहलियत भी नहीं रखते, और अगर अहलियत रखते हैं तो उसको करना नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है कि अपने अपने मन में इसका हर एक के पास जवाब है, लेकिन है हकीकत, और इस हकीकत को तस्लीम करना सबसे अहम चीज है इन हालात के अंदर। ठीक हो गया। साहब, आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क के अदालती, दाखिली, कानूनी, हुकूमती तमामी मामलात पर अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। बड़ा मुखातिब सियासी अशराफिया थी या सिर्फ एक आध सियासी जमात, जब वो सियासी माफिया बार बार कह रहे हैं? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जाहिर है उनके शिकवे जो हैं वो सियासी जमातों से हैं, सिविलियन साइड से हैं। लेकिन सिविलियन साइड जो है, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो भी इंडिपेंडेंट एक्टर्स तो नहीं है। और जिस दौर की वो बात कर रहे हैं उसमें परवेज मुशर्रफ का दौर भी तो शामिल है ना। ये जो वॉर एंड टेरर का दौर है, उसके बहुत से साल परवेज मुशर्रफ के दौर में गुजरे हैं, जब खुली इमदाद मिल रही थी। तो परवेज मुशर्रफ के दौर में पुलिस पर कितना खर्च किया गया, सिविलियन अदारों को कितना मजबूत किया गया, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कितना काम किया गया। आखिरकार जो आकर आपने एक्शन, नेशनल एक्शन प्लान बनाया, वो तो साल बाद सिविलियन हुकूमतों नहीं बनाया ना, और सिविलियन हुकूमतों ने इत्तफाक किया, वसाइल भी दिए, जंग भी लड़ी। क्या आप ANP से भी शिकायत करेंगे जिसकी पूरी लीडरशिप तालिबान ने शहीद कर दी? क्या आप पीपल्स पार्टी से भी शिकायत करेंगे जिसकी लीडर, जिसकी कायद वो तालिबान के खिलाफ स्टैंड लेने की वजह से उड़ा दी गई, शहीद कर दी गई? मेरा नहीं ख्याल
कि आप ये शिकायत जो है वो तमाम सियासतदानों से इन जनरल कर सकते हैं कि ये सियासतदान जो है कसूरवार है। कसूर पाकिस्तान की पूरी अशराफिया ने किया है। जिसके पास भी ताकत थी वो ठीक तरीके से इस मामलात को निपटने में नाकाम रहे। तो ये सब मसाइल जो वो बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस मसाइल में सब लोग कसूरवार हैं और सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। आज उन्होंने जो बहुत मेरे ख्याल में आज का जो टेक अवे था, जो मैसेज था, वो टेररिज्म का और जो इलीगल इकोनॉमी का लिंक है। खुदा के वास्ते इसको तोड़िए। ये सॉफ्ट बॉर्डर नहीं है, सॉफ्ट बॉर्डर बहाना है। ये गोल्ड माइंस हैं, ये गोल्ड माइंस हैं पाकिस्तान की अशराफिया के तीनों हिस्सों के लिए। कारोबारी लोग अपना खाम माल, अपना माल अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे मनाते हैं। सियासी जमातें जो हैं उनके एटीएम्स यहां से कमाते हैं और अफसरान जो हैं वो बराह रास्त कमाते हैं। इस इलीगल इकोनॉमी को ही बदल दें तो बहुत से मसले तब्दील हो जाएंगे और मिल बैठकर आगे चलने का रास्ता बनाए। दुरुस्त हो गया। अब सर साहब, क्या अदालती, आईनी, माशी, कानूनी के बाद कौमी सलामती पर भी हम डिवाइड हो गए? क्या सियासी पोलराइजेशन मुल्क के संजीदा मामलात को तकसीम कर रही है? उमर अयूब साहब जवाब दे रहे हैं कि हुकूमती नाअहली के खिलाफ ये फर्द जुर्म है। वहां से जो कुछ दिखाया और बताया वो किसी और को सियासी माफिया कह रहे हैं। वे फॉरवर्ड दिखता है इस सब में? वे फॉरवर्ड दिखता तो नहीं है, क्योंकि जो नीयतें हैं, जो जितनी नाअहलियत है हर जगह, आपने हाइब्रिड निज़ाम की हमने पहले भी बात की है, तो उसमें सिर्फ सियासी माफिया कह के आगे बढ़ जाना ये इंसाफ नहीं है। देखें, जहाँ तक बातें हैं, बहुत अहम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं DGISPR ने। उन्होंने जो कहा है कि डेरा इस्माइल ख़ान में दहशतगर्दी और फ़ौजियों की शहादत पर और वहाँ जो हमले हो रहे हैं मुसलसल, उस पर क्यों अमन मार्च नहीं होता? और ख़ारजी फितना जो उन्होंने नूर मोहम्मद की बात की है, मैं इन बातों से एग्री करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। और सियासी जमात अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करवा रही है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन क्या सिर्फ ये सियासी माफिया ये सब कुछ कर रहा है? सियासी माफिया का साथ किस किस ने दिया? अदलिया कहाँ थी? साइंसदान किधर हैं? सियासी माफिया इन दोनों के बगैर कैसे चल सकता है? और फिर मैं सोच रहा था, नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई है। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना, किसकी हुकूमत थी वहाँ KP में उस वक्त? किसने बनवाई थी? कौन सपोर्ट कर रहा था? कौन धरने करवा रहा था? जो नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा काम हुआ वो धरने थे। किसने करवाए? अपनी मंजी के नीचे जब तक डांग नहीं फेरेंगे, जब तक उनकी तरक्कियाँ वापस नहीं करेंगे, तो ये आप सियासी माफिया कह लें, कुछ कह लें, लोगों को पता है कि भी हमारे पीछे जो हमें जिसने ट्रेंड किया ना उसको कुछ नहीं होगा, तो लोग नहीं मान रहे। ये लोगों की साइकी है कि जो मास्टरमाइंड है वो बैठे हुए हैं। अब देखें, सियासी आपने माफिया की बात किया, मैं धरनों की बात किया। जैगम साहब ने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया कि $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब सियासत और मईशत हमारी जुड़ी हुई है, दहशतगर्दी भी साथ, डिजिटल दहशतगर्दी भी साथ। लेकिन हम ये याद नहीं रखते कि 2016 में $3 बिलियन था करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। फिर 2017 में वो $12 बिलियन हुआ। क्यों? सही। ये क्या हुआ है 2016 से 17 में? क्या हुआ है? क्यों? सियासी बेयकीनी, सियासी अदम इस्तेहकाम, नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी, डिजिटल दहशतगर्दी की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई लोगों को। सही। तो $12 बिलियन पे हो गया। 18 पे जब तबाह हो गया सब कुछ, तो तब वो पहुंचा 19 बिलियन पे। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिर ये स्मगलिंग ईरान के बॉर्डर से लेके ये डेरा इस्माइल खान तक, बन्नू तक, और फिर पंजाब में ये स्मगल्ड तेल पहुंचता कैसे है? सामान ये पहुंचता कैसे है? ठीक है, सड़कों से गुजरता है तो सड़कों की हिफाजत, बॉर्डर्स की हिफाजत कहाँ से हो रही है? कहाँ कमी है? ठीक है। ये सारा जो है ये एक बहुत बहुत बड़ी हिकमत अमली नहीं चाहिए, बहुत बड़ी नीयत की सफाई चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। इस धरती के कमिटमेंट दरकार है और बिल्कुल मुमकिन है। एलिटिस्ट कहा जाए या एलीट कैप्चर कहा जाए, आईन और कानून के मुताबिक वाज़े लाइंस ड्रॉ करके अगर मगर और तेरा बंदा मेरा बंदा से अगर हम निकल आए तो रास्ता निकल सकता है।